राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की स्नातक की डिग्री से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश था। दिल्ली के रामलीला मैदान में एसएससी छात्र परीक्षाओं में अनियमितताओं, तकनीकी गड़बड़ियों और गलत केंद्रों और प्रशासनिक विफलताओं के खिलाफ अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे, जहां अभ्यर्थियों पर लाठी बरसाई गई, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर निशाना साधा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव विशेषज्ञ संजय कुमार को सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए महाराष्ट्र की मतदाता सूची से जुड़ी गलत जानकारी फैलाने के आरोप में चुनाव आयोग की ओर से दर्ज कराई गई 2 एफआईआरों के सिलसिले में गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने जो स्कूल बंद किए थे वो अब तक शुरू नहीं हुए हैं। सरकार नहीं चाहती कि लोग पढ़ाई करें। संयुक्त किसान मोर्चा अपनी मांगों को लेकर आज प्रदर्शन कर रहा है। प्रदर्शन का नेतृत्व बक्सर के सांसद और किसान नेता सुधाकर सिंह कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली के उपराज्यपाल के एक आदेश के खिलाफ वकीलों की हड़ताल जारी है। वकीलों ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक आदेश को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक जिला अदालतों में कामकाज ठप रहेगा। केंद्र सरकार ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को दी गई जज श्रेणी की सीआरपीएफ सुरक्षा को वापस ले लिया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सोमवार से मेट्रो के किराए में मामूली सी बढ़ोतरी की है। डीएमआरसी ने अपने आधिकारिक एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी साझा की। दिल्ली एनसीआर में आज दिन की शुरुआत बारिश और बूंदाबांदी के साथ हुई। कई जगह हल्की बारिश हुई। हालांकि मौसम विभाग ने सोमवार के लिए बारिश का अलर्ट नहीं जारी किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जोधपुर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने विद्या भारती स्कूल, आरके दामिनी राष्ट्रीय पुनरुद्धार एवं शिक्षा केंद्र और हनवंत आदर्श विद्या मंदिर, लाल सागर में आदर्श रक्षा एवं खेल अकादमी का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने राजस्थान की वीर भूमि को नमन करते हुए कहा कि यहाँ की धरती ने देश को अनगिनत वीर सपूत दिए हैं और राजस्थान ने हमेशा सम्मान के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया है। उन्होंने विद्या भारती से अपने गहरे लगाव का जिक्र किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए मजबूत इरादे दिखाए हैं। देवियों और सज्जनों, यह हम सब के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि राजस्थान की वीरभूमि ने कभी पराधीनता स्वीकार नहीं की है। कभी राजस्थान की वीरभूमि ने पराधीनता नहीं स्वीकार की है। स्वतंत्रता को सर्वोच्च मूल मानने वाले इस देश के बेटे और बेटियों ने हमेशा देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, उसमें वह कभी पीछे नहीं रहे। आज भी यहाँ के बेटे सीमा पर खड़े होकर मैं देखता हूँ, जब उनको हाथ में तिरंगे की आन बान और शान की वह सुरक्षा करते हैं। जिंदगी चली जाए उन्हें मंजूर है, लेकिन हमारा तिरंगा किसी भी सूरत में झुकना नहीं चाहिए। और मैं मानता हूँ कि ऐसी भूमि पर जन्म लेना यह बड़े सौभाग्य की बात होती है। देवियों व सज्जनों, आज जब मैं इस खास आयोजन के अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित हूँ, तो इसके लिए सचमुच मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। तो विद्या भारती संस्थान का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। विद्या भारती से मेरा बहुत पुराना संबंध है, लेकिन केंद्र की राजनीति में उलझ जाने के कारण, समयाभाव के कारण पहले जितना जीवंत संबंध हमारा विद्या भारती के साथ था उतना नहीं रह पाया है। लेकिन अब भी कभी कभी किसी कार्यक्रम में जाना मेरा होता है। मैं मानता हूं कि विद्या भारती संस्थान भारत की स्वस्थ या मूल्य आधारित शैक्षणिक परंपरा का एक जीता जागता उदाहरण है। विद्या भारती ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाया जाए, अच्छा नागरिक बनाया जाए। विद्या भारती के लिए शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबों और परीक्षाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू, चाहे वह शरीर की मजबूती हो, मानसिक संतुलन हो, चाहे वह सोचने की शक्ति हो,
चाहे भारत की संस्कृति का ज्ञान हो और आध्यात्मिक गहराई हो, इन सारी चीज़ों पर विद्या भारती की द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में ध्यान दिया जाता है। तो मैं इस मौके पर हम सबके लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए एक मजबूत इरादे का परिचय दिया है, दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया है। और मैं चूंकि शिक्षा जगत से जुड़ा हूं, देवियों और सज्जनों, मैं जानता हूं कि एजुकेशन में रिफॉर्म लाना, शिक्षा क्षेत्र में सुधार करना, यह कोई आसान काम नहीं था। साथियों, आज यहाँ जो परियोजना ये शुरू हो रही है, उसमें यहाँ निश्चित रूप से शिक्षा और देशभक्ति का मिलन होगा, छात्रों के व्यक्तित्व का समग्र विकास होगा। मैं देखता हूँ कि आमतौर पर स्कूल, कोचिंग और खेल अलग अलग करके देखा जाता है, लेकिन लाल सागर प्रोजेक्ट सबको एक ही छत के नीचे लाने की मैं मानता हूँ कोशिश है। और साथियों, यहाँ विद्यार्थी, मैं मानता हूँ यहाँ विद्यार्थी सिर्फ पढ़ाई नहीं करेंगे, बल्कि उनके अंदर एक अच्छे संस्कार पैदा करने की कोशिश की जाएगी। चरित्र और देशभक्त की भावना भी उनके अंदर पैदा करने का प्रयत्न होगा। सेना में देश की सेवा करने वाले जवान, प्रशासन में काम करने वाले अधिकारी, साइंस और टेक्नोलॉजी में नए रिसर्च करने वाले और खेलों में देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी, मैं समझता हूँ विद्या भारती के द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं की यह भविष्य में और बड़ी उपलब्धि होने जा रही है। मैं यह मानकर चलता हूँ, मेरा पक्का विश्वास, और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ से निकले विद्यार्थी पूरे देश के लिए वो प्रेरणा बनेंगे। लोग यह सोचेंगे कि अन्य किसी पब्लिक स्कूल में अब बच्चे को नहीं भेजना है, बच्चे का यदि व्यक्तित्व का समग्र विकास करना है तो विद्या भारती द्वारा संचालित शिक्षण संस्था में हम उसे भेजेंगे। और मैं यह मानता हूँ यह संस्थान सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए गौरव और प्रेरणा का प्रतीक बनेगा और आने वाली पीढ़ियों को दिखाएगा कि शिक्षा, चरित्र और देशभक्ति मिलकर भविष्य को कैसे मजबूत बनाती हैं, कैसे उसे संवारती हैं। यह प्रेरणा देने का काम भी यह विद्या भारती द्वारा संचालित यह शिक्षण संस्था करेगी। इसी सोच के साथ फिर से इस शिक्षण संस्था से, चूँकि मैं भी बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ, मैं समझता हूँ कि हमारी सद्भावना, सदिच्छा और जो भी प्रयत्न पहले होता रहा है, अब तो उतना नहीं हो पाता है, वो बराबर करता ही रहा हूँ, लेकिन मैं ईश्वर से ही मैं प्रार्थना करता हूँ यह शिक्षण संस्था जिन उद्देश्यों को लेकर यहाँ पर बनाई जा रही है, उन उद्देश्यों को पूरा करने में कामयाब हो। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ और आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन। लखनऊ में अंतरिक्ष यात्री एवं ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की नागरिक अभिनंदन सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 दशकों बाद भारत को यह गौरव मिला है कि एक भारतीय सदस्य अंतरिक्ष यात्रा पर गया है। उन्होंने खुशी जताई कि यह अवसर लखनऊ के बेटे शुभांशु शुक्ला को प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने उन्हें शुभकामना देते हुए कहा कि अंतरिक्ष तकनीकी विकास के नए द्वार खोल रही है और पिछले 11 वर्षों में इस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आज जब हम सब यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पहले अंतरिक्ष यात्री के रूप में भारत माता के इस सपूत को, जो लखनऊ के लाल हैं और जिन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इसी लखनऊ में प्राप्त की, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी का नागरिक अभिनंदन के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस समारोह में इसरो के चेयरमैन बी नारायण जी भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनका, श्री शुभांशु शुक्ला जी का, उनके पूजनीय माता पिता का और परिवार के सभी सदस्यों का मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और उत्तर प्रदेश के जनता जनार्दन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, 4 दशक के बाद भारत को यह अवसर प्राप्त हुआ कि वह अपने किसी एक सदस्य को अंतरिक्ष यात्रा के लिए अवसर उपलब्ध हो सके, और ये हमारा सौभाग्य है
कि अवसर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जन्मे और यहीं पर जिन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, ग्रुप कैप्टन श्री सुधांशु शुक्ला जी को यह अवसर प्राप्त हुआ और उनकी सफलतम यात्रा के उपरांत उनका आज लखनऊ में पहली बार आगमन हुआ है। तो उत्तर प्रदेश की धरती पर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उनका आगमन हम सबको अत्यंत आह्लादित करता है। अब एक अवसर आपके पास ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला के रूप में आपके पास है। प्रधानमंत्री जी ने जब स्टेम एजुकेशन की बात कही है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के फील्ड में जो हमारा युवा अपना कैरियर बनाना चाहता है, उन युवाओं के लिए अपने कैरियर को बनाने के लिए इस फील्ड में क्या अवसर है, इसकी आवश्यकता क्या है, स्पेस टेक्नोलॉजी कैसे विकास के नए द्वार खोल सकती है, कैसे उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है, कैसे हम ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को और क्वालिटी ऑफ लाइफ के उस विजन को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आपदाओं को नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त हो सकती है और आने वाली उन चुनौतियों का सामना हम आसानी से कर सकते हैं, जिसके बारे में अब भारत उस दिशा में पिछले 11 वर्षों में तेजी के साथ कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ा है। मुझे याद है जब भी बरसात का समय आता है, मई जून के बाद से हम लोगों को इस बात की आशंकाएं देखने को मिलती हैं। अक्सर हम देखते हैं इस बात को, आकाशीय बिजली से होने वाली जनधन की हानि, और उसको रोका जा सकता है अर्ली वार्निंग सिस्टम के माध्यम से। हमने प्रयास किए, भारत सरकार इस मामले में सहयोग करती है, लेकिन अगर स्टेट के पास स्वयं की तकनीक हो, स्वयं का सैटेलाइट के माध्यम से, रिमोट सेंसिंग स्टेशन के माध्यम से हम उन सब की जानकारी समय पे स्थानीय नागरिकों को उपलब्ध करा सकें, पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों को स्थानीय स्तर पर उसके बारे में अवगत करा सके, तो संभव है इस जनधन की हानि को रोका जा सकता है। आज के इस अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से भी इस बारे में कहूंगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग प्रदेश के अंदर, प्रदेश के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, इन सभी कार्यक्रमों के साथ ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला के अनुभवों का लाभ लें। एक और हम लोग चाहेंगे कि चूंकि वह उत्तर प्रदेश के पहले ऐसे स्पेस मिशन के साथ जुड़ने वाले पहले यात्री बने हैं, तो हम लोग एक स्कॉलरशिप से ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला के लिए ही जारी करेंगे, जो उन छात्रों के लिए हम जारी करेंगे जो छात्र स्पेस टेक्नोलॉजी में अपना उच्च अध्ययन अर्जित करना चाहते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के समापन समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर सभी गणमान्य अतिथियों ने भारत के प्रथम निर्वाचित स्पीकर और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर विट्ठल भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने विट्ठल भाई पटेल के जीवन, लोकतांत्रिक मूल्यों और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को याद किया और उनके जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन कर लोकतंत्र की गौरवशाली परंपरा को नमन किया। हमने इस कॉन्फ्रेंस में पहली बार दिल्ली में हुई इस ऑल इंडिया असेंबली स्पीकर कॉन्फ्रेंस, और उसमें हम सब यहाँ से आए, अपने अपने प्रांतों से अपना समय निकाल करके देश के हर राज्य से लगभग यहाँ पे हमारे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर महोदय पहुँचे हैं। बहुत ही खुशी हुई जब मैंने अपनी बहनों के साथ भी मैं मिली, जो विधानसभा अध्यक्षों के नाते, डिप्टी स्पीकर के नाते काम देख रही हैं। हम सबको एक दायित्व मिला है। जैसे कभी
अपने काम की शुरुआत करते हुए हम शपथ लेते हैं कि हम अपने इस दायित्व का निर्वहन देश के हित में पूरी तरीके से करेंगे। आज उसको एक तरीके से अपने अंदर उस संकल्प को, उसी प्रतिबद्धता को रिवाइव करने का ये 2 दिन का समय था, जब देश की पहली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के 100 वर्ष पूरे होने पर जब एक भारतीय ने ये कुर्सी संभाली, हमारे लिए तो वही दिन शुरुआत है जिस दिन कोई भारतीय इस कुर्सी पे बैठा, और ये भवन स्वयं उसका साक्षी है कि ये भवन, ये कुर्सी भारत के लोकतंत्र की शुरुआत है, जब भारतीयों ने आगे बढ़ करके इसे संभाला, गुलामी की बेड़ियां तोड़ करके, उस स्वतंत्रता संग्राम में ताकत लगा करके हमारे हजारों लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने जान की बाजी लगा लगा करके हमें स्वतंत्रता सौंपी। वो गीत है ना कि लाए हो तूफान से किश्ती निकाल के। इस देश को संभालने की जिम्मेदारी जिन लोगों पर है वो सारे आज यहां बैठे हैं, और हमने कहीं ना कहीं अपने अलग अलग सत्रों के माध्यम से अपने उन्हीं विचारों को आपस में शेयर किया कि हमारी जिम्मेवारी, हमारी काम में पारदर्शिता, शुचिता, एक व्यक्तित्व आदरणीय भाई विट्ठल भाई पटेल जी, जिन्होंने हम सबके सामने एक ऐसे आदर्श प्रस्तुत किए कि विपरीत परिस्थितियों में भी काम करते हुए उन्होंने विधायी कार्यों को कैसे करना है उसके आदर्श स्थापित किए। आज हम सब सुविधाएं हैं, अच्छी सुविधाएं, अच्छी तनख्वाह, अच्छे मकान, अच्छी फैसिलिटीज, और मन में एक ही चीज चाहिए, दृढ़ निश्चयता। एक फार्मूला हम सबको अपने लिए गांठ बांधना होगा, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, वी लास्ट। अपने आप को आखिरी में करते हुए कई बार उल्टा हो जाता है, मैं सबसे पहले, फिर मेरी पार्टी और फिर देश। बस यही सीक्वल अगर हम देख लें कि ये सीक्वल सही तरीके से हो कि देश की बात जहां आ जाए, देश की हित की बात जहां आ जाए, उसके बाद सब फार्मूले फेल है। उसके बाद आपस का कुछ भी मतभेद ना हो, विचारों में मतभेद हो सकता है, परंतु जनता के हित में, देश के हित में जब निर्णय लेने की बात हो तो हम सब एकजुट दिखाई दे, उसमें फिर पार्टी पॉलिटिक्स का कोई स्थान ना हो। आज ये लोकतंत्र की गरिमा बढ़ाने के लिए हम सब लोग हैं। पूरा देश हमें इन सदनों से देखता है, जब हम विधानसभा में बोले या लोकसभा में बोले, पूरी दुनिया, पूरा देश निगाह करता है कि जिन जनप्रतिनिधियों को हमने चुन करके भेजा है वो हमारी बात वहां उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे, देश हित में निर्णय ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। आज इस व्यक्तित्व को याद करते हुए विट्ठल भाई पटेल जी केवल मात्र इस विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे, वो हम सब के आदर्श पुरुष हैं, जिन्होंने हम सब के लिए इतना कुछ कहा है। जिस व्यक्ति के मरते हुए मुंह में जो शब्द थे, जो देश की स्वाधीनता के लिए बोल के गए कि मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द मेरा देश स्वाधीन हो। आज उस स्वाधीन भारत में अपने झंडे तले, अपनी संविधान के साथ में हम सबको देश चलाने का मौका मिला है। मैं आए हुए अपने सभी माननीय अतिथियों के बीच में यही कहना चाहती हूं, स्वयं से शुरू होकर हर एक व्यक्ति अपने लिए ये तय करे कि हमारे लिए, हम सब के लिए राष्ट्र प्रथम है, और ये जो विधानसभा परिसर है, ये पटल है, हम सब यहाँ पे मतों के भेद के साथ बहस तो कर सकते हैं, चर्चा तो कर सकते हैं, परंतु कहीं पे भी जनता के अहित ना हो, ऐसा हमें तय करना होगा। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग की ओर से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्टिक फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है।
Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. इंडिया दर्पण दैनिक हिंदी समाचार पत्र DID न्यूज मदर इंडिया पत्रिका की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और अपराध को खत्म करने के लिए सरकार ने संसद में 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। पूनावाला ने इसे राजनीति से भ्रष्टाचार मिटाने वाला ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि यह कानून नैतिकता और पारदर्शिता के पक्ष में है। वहीं इस मुद्दे पर उन्होंने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। बस एक दो दिन में मित्रों हम सभी लोग, खास करके जहाँ से मैं आता हूँ महाराष्ट्र के लोग, गणेश चतुर्थी के उत्सव के रंग में रंग जाएंगे। और महाराष्ट्र में हम गणेश जी को विघ्नहर्ता मानते हैं। इन्हीं पदचिन्हों पर चलते हुए, इसी से प्रेरणा लेते हुए गुड गवर्नेंस अर्थात सुशासन में जो सबसे बड़ा विघ्न है, भ्रष्टाचार और अपराध का विघ्न, इसको हटाने के लिए परम गणेश भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 130th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को पार्लियामेंट में लाने का काम किया। मोटा मोटी अगर समझाया जाए कानूनी पेचीदगियों में ना फंसते हुए, तो ये एक ऐसा हथियार है, ऐसा औजार है, ये ऐसा टूल टू फाइट अगेंस्ट करप्शन एंड क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स है कि यदि कोई व्यक्ति जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर आसीन है, चाहे वो प्रधानमंत्री स्वयं क्यों ना हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो केंद्र या राज्य के मंत्री क्यों ना हो, अगर वो किसी गंभीर अपराध के मामले में जो 5 वर्ष से ज्यादा जिसकी सजा हो, उसमें अगर वो जेल जाते हैं और लगातार 30 दिन तक जेल में रहते हैं और उनको न्यायिक राहत ना मिले किसी भी रूप से, तो वो अपने पद से हाथ धो बैठेगा। मोटा मोटी ये कानून इस चीज को सुनिश्चित करता है। मतलब कि ये कानून नैतिकता के पक्ष में है, मतलब कि ये कानून गुड गवर्नेंस के पक्ष में है, मतलब ये कानून क्लीन पॉलिटिक्स के पक्ष में है, मतलब ये कानून सुशासन के पक्ष में है। और जो सुशासन और क्लीन गवर्नेंस में जो सबसे बड़ा विघ्न है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का, इसको हटाने में ये सबसे बड़ा एक प्रकार से वरदान है। पर दुख की बात यह है कि आज जब पूरे देश ने इस नैतिकता के हथियार को, इस सुशासन के हथियार को, उसका स्वागत किया है, तो एक हैंडफुल ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज है जो कह रही है खुले मंच से कि हम नैतिकता के साथ नहीं, हम निर्लज्जता के साथ है। हम पॉलिटिक्स में प्रोप्राइटी और प्रिंसिपल के साथ नहीं, हम पॉलिटिक्स में प्रिंसिपल के साथ नहीं, अपने परिवार के साथ है। और परिवार पर दाग लगता रहे, पर हम पावर के साथ है। मतलब कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के इस इनिशिएटिव के बाद बहुतेक लोग तो समर्थन कर रहे हैं नैतिकता एंड क्लीन गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स ऑफ प्रिंसिपल का, पर एक हैंडफुल ऑफ ऑपोजिशन है। जो हैंडफुल ऑफ ऑपोजिशन है वो कहता है कि हम तो निर्लज्जता के साथ। आज नैतिकता के पटल पर जो कानून लाने की चेष्टा की जा रही है उसका विरोध कर रहे हैं। और सीचे जेपीसी जब ये मामला गया है तो कुछ लोग तो बहिष्कार भी कर रहे हैं जेपीसी का। और ये बहिष्कार ब्रिगेड में वो भी पार्टियां हैं, अद्भुत पार्टियां, जिन्होंने जन्म लिया था भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की, सौगंध खाई थी। इनका भी पॉलिटिकल यूटर्न या यूं कहूं सियासी धर्मांतरण, पॉलिटिकल कन्वर्जन ऐसा हुआ है कि अन्ना छोड़ के लालू तक, झाड़ू छोड़ के दारू तक, पाठशाला छोड़ के मधुशाला तक, और शराब में ऐसे खराब हुए कि अब बोलते हैं कि जिनको तिहाड़ भेजने का प्लान था उनके साथ बैठकर बोलते हैं कि तिहाड़ से सरकार चलनी चाहिए। और चलाई भी। 150 दिन तक तिहाड़ से सरकार चलने का अगर एकमात्र उदाहरण था तो वो इन्हीं व्यक्तियों से था, ये जो आए थे राजनीति को बदलने के लिए। खुद कितना बदल गए। ये जो कानून है
ये जो प्रिंसिपल ऑफ नैतिकता है, इसका जन्म कहां से होता है? जन्म तो संविधान सभा में जब चर्चा चल रही थी के एम मुंशी से लेकर बाकी हमारे महानुभावों की, तो उन्होंने ये हमेशा सोचा था कि एक नैतिकता की राजनीति होगी। उनको तो लगा कि भाई हमारे नेता आएंगे तो वो नेता होंगे लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे, कि एक आरोप लगाने की इस्तीफा दिया, लाल कृष्ण आडवाणी जी जैसे एक आरोप लगाने की इस्तीफा दिया, मदन लाल खुराना जी जैसे केवल ML लिखा था डायरी में और वो एंट्री तो इज नॉट इवन प्रूफ, तो मुख्यमंत्री पद त्याग दिया। गृह मंत्री अमित शाह जी जैसे कि भाई जेल जाने से पहले, आरोप लगने से पहले या आरोप सिद्ध होने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनको तो लगा कि ऐसी नैतिकता के पटल पर राजनीति होगी। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि निर्लज्जता का सबसे शर्मनाक प्रदर्शन करने वाला व्यक्ति वो होगा जो लोकपाल की मांग रामलीला मैदान से करता था। और मुझे लगता है कि इस विषय पर आज खुलकर इन विपक्षी दलों को बताना चाहिए कि वो नैतिकता के साथ है लाल बहादुर शास्त्री जी की, LK आडवाणी जी की, या वो केजरीवाल की निर्लज्जता के साथ है, सेंथिल बाला जी की निर्लज्जता के साथ है। बीजेपी द्वारा लाए गए बिल को असंवैधानिक बताते हुए आप नेता प्रियंका कक्कड़ ने प्रेस वार्ता में कहा कि जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार कहां से चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि जेल से सरकार नहीं चलानी चाहिए। मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार कहां से चल रही है, एज लॉन्ग एज जनता के काम हो रहे हो, एज लॉन्ग एज सरकार जनता के हित में काम कर रही हो, ना कि जनता के खिलाफ। आप सब पत्रकारों से मेरा निवेदन है कि आप दिल्ली के किसी भी कोने में जाकर पूछिएगा और आपको हर जगह यही सुनने को मिलेगा कि हम तो अरविंद केजरीवाल जी की जेल की सरकार मिस कर रहे हैं, क्योंकि आज दिल्ली में 8-8 घंटे के पावर कट लग रहे हैं। आज दिल्ली में हर जगह नाले का पानी बह रहा है, घर में पानी की कमी है या नाले वाला पानी आ रहा है। आज स्कूल की फीस दिल्ली में बहुत बढ़ा दी गई है, नियंत्रण से बाहर चली गई है जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार नहीं है। आज दिल्ली के अस्पतालों में ना टेस्ट मिल रहा है ना इलाज मिल रहा है। लोग अरविंद केजरीवाल जी की जेल से चलाई हुई सरकार को याद कर रहे हैं। मैं उनको यह भी बताना चाहूंगी भाजपा को कि आज जनता बहुत समझदार है। जनता को पता है कि किस तरह से भाजपा ने हमेशा ही जब अरविंद केजरीवाल जी का मुकाबला नहीं कर पाए, डरते हैं उनसे, उनकी गवर्नेंस नीतियों से, तो कैसे हमारे 21 विधायकों को एक बार इलीगली उन्होंने टर्मिनेट कर दिया। कैसे जनता को पता है कि कैसे हॉर्स ट्रेडिंग का प्रयास भाजपा ने लगातार किया। जनता को पता है वोट चोरी के बारे में भाजपा की। जनता को यह भी पता है कि कैसे हमारे एक एक नेता पर इन्होंने झूठे केस लगाए, बदनाम किया उनको, और कोर्ट में एक चवन्नी का प्रमाण नहीं रख पाए। जनता को मालूम है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इनकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ईडी को क्रूक बताया। कैसे कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक प्रमाण नहीं और ईडी ने द्वेष की भावना से काम किया था। कैसे सत्येंद्र जैन जी के केस में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट डालना शुरू कर दिया। ये सब जनता को पता है। और मैं कहती हूं कि आपको अगर कोई नेता भ्रष्ट है तो 30 दिन क्या, उसको आजीवन कारावास होनी चाहिए। और आप एक प्रावधान ऐड कर दो, इतनी चर्चा की जरूरत ही नहीं। एक छोटा सा प्रावधान ऐड कर दो कि अगर कोई निर्दोष साबित होता है, अगर ये आरोप झूठे हैं जैसे हमारे केसेस में हुआ, तो जिसने वो झूठी कंप्लेंट डाली, जिसने वो झूठा केस स्टार्ट करने की परमिशन दी, उनको भी जेल के पीछे उतनी ही देर रखा जाएगा जितना उस निर्दोष व्यक्ति को रखा गया। इसमें चर्चा की बात ही नहीं। ये एक पूरा बिल सिर्फ इसलिए लाया जा रहा है कि ताकि सरकारें तोड़ने का एक लेजिटिमेट तरीका भाजपा को मिल जाए और कुछ नहीं। धन्यवाद। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम